अच्छा, अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे। तो ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होती है तो इसका होती है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सबसे पहले बात ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आंसर में आ जाता है। और दूसरा, आप इसके साथ क्या करते हैं, आप ऑपरेटर को मूव करते हैं इस तरह से कि फिर आप ऑपरेटर की पावर के अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज अपने आंसर में आएगा और फिर आगे हम आंसर। और दूसरा ये कि आपका ऑपरेटर मूव होगा पावर के लिए। अगर सिंपल पावर एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, तो ये एज इट इज आंसर है। लेकिन अगर जैसे आपके पास डी अपॉन डी एक्स इस तरह है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ऑपरेटर अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद अपने आंसर में ए आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑपरेटर होगा पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है। अब ये है जैसे टाइम्स इसमें ए कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा एक्स के ऊपर, तो आपके पास ये इसका आंसर है, सही है। तो नंबर के साथ करेंगे, हाँ नंबर के साथ मिसाल के तौर पर आपके पास हाँ डी अपॉन एक्स या 2x स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आंसर में कुछ ऐसे क्या हुआ, आपने ऑपरेटर अप्लाई किया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब पावर कैसे सिंपलीफाई होगा, जैसे ये जो 2 है कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर पे डी अपॉन डी एक्स अप्लाई होगा, तो ई रेज़ टू 2x स्क्वायर में 2 आ गया और इसके साथ एक 2x आ गया, तो आपके पास ई रेज़ टू 2x स्क्वायर ये आपका आंसर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल अपने आंसर में खुद आएगा और फिर ऑपरेटर मूव होगा उसकी पावर के लिए। अब पावर में जो भी सिचुएशन होगी उसके ऊपर वो जैसे अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हाँ बस यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जैसे देखें मैं आपको दो कर देता हूँ, जैसे डी अपॉन डी एक्स और ई रेज़ टू एक्स का आंसर ई रेज़ टू एक्स है, तो चूंकि पावर सिंपल एक्स है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें आ गया e की पावर में ax प्लस b, तो e के आंसर में ax प्लस b वो एज इट इज खुद आएगा, उसके बाद ऑपरेटर जब उसकी पावर के लिए वो होगा तो आंसर में a आ जाएगा। वो पूरी सिंप्लीफिकेशन जैसे आप करते हैं ना अलजेब्रा में वैसे ही करेंगे। अब जैसे ये आ गया e रेज़ टू 2x, तो e रेज़ टू 2x के आंसर में e रेज़ टू 2x ओरिजिनल फंक्शन अपने आंसर में आएगा और ऑपरेटर उसकी पावर के लिए मूव होगा, सही है। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि आप लिखें e रेज़ टू 2x का आंसर में आएगा और ऑपरेटर होगा 2x के लिए, तो 2x का आंसर 2 आ जाएगा और e रेज़ टू 2x ये इसका आंसर हो गया। हाँ, अब जैसे ये x इंटू ई रेज़ टू -5x, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन ये आप प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पर आपको वो रूल अप्लाई करना है डी अपॉन डी एक्स का u इंटू डी वाला, तो देखें पहले u एज इट इज ऑपरेटर अप्लाई हुआ v पे, फिर v एज इट इज u के ऑपरेटर अप्लाई हुआ। अच्छा, जब आप e रेज़ टू -5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो ये ओरिजिनली अपने आंसर में खुद आ जाएगा, फिर जब आप उसके इंडेक्स के लिए पावर के लिए ऑपरेटर मूव करेंगे तो -5 आ जाएगा। बिल्कुल आ सकता, ठीक है। इसी खुशी में फजल भाई, हाँ फजल भाई इसी खुशी में देखें क्वेश्चन टूल आ गया। अब आपके न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है, इसी तरह से होगा।
ठीक है, तो एक वक्त में एक चीज को आराम से सिंप्लीफाई करें तो इतना मुश्किल काम नहीं है। वो सिंपली हाँ एक्स कॉमन है ना, उसमें एक्स को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाली देखें, ये कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें दो दफा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और ये अलजेब्रिक टर्म भी आ रही है। Find the exact value of the x coordinate at each of the stationary points and determine the nature of each stationary point. Stationary point क्या होते हैं? हाँ, बेसिकली ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे ये है ना, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा ना वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। जो समीर साहब ने जीरो का नाम दिया वो इस वजह से कि हर टर्निंग पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होता है ना, टेंजेंट का ग्रेडियंट, वो हमेशा जीरो होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखें, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि ग्रेडियंट का जनरल एक्सप्रेशन आ जाए। वो आ गया 4 टाइम्स e⁻² माइनस 9 टाइम्स e⁻x आ गया। फिर उसके बाद हाँ ये डबल डेरिवेटिव भी कर दिया ताकि स्टेशनरी पॉइंट की नेचर भी हम बताएं। स्टेशनरी पॉइंट कब अकर होता है, व्हेन d/dx इक्वल टू 0। अब आप उसको 0 से इक्वेट करें, जैसे फैक्टराइजेशन होती है वैसे करें और आंसर्स फाइंड करें। हाँ, अब ये ध्यान में रखें कि ई और ln नेचुरल लॉग ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल। जैसे ln जो होता है ना, ये असल में log टू द बेस एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर 10⁻x लिखा है और आप उस पर सिंपल log ले लेते हैं तो इसका आंसर x आ जाएगा, क्योंकि log और 10 एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जो log होते हैं इसकी बेस में 10 होता है। इसी तरह से अगर कहीं 10 की पावर में log⁻x लिखा हुआ हो भी आंसर x आ जाएगा, क्योंकि ये 10 और log एक दूसरे का इफेक्ट कहाँ पे, हाँ फिर नहीं होगा। फिर हम एक वो करेंगे, दूसरी तरफ भी ना बेस 9 लाने की कोशिश करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे इस 10 की जगह। हाँ दे सकते हैं, हो जाएगा। इसी तरह देखें ई और ln एक दूसरे का ना इफेक्ट कैंसिल करते हैं। अगर लिखा हुआ है ना e⁻x और उसके साथ आपने ln लिख दिया तो आंसर x हो जाएगा, और अगर आपने e की पावर में ln ऑफ x लिखा हुआ है तो भी आंसर x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हाँ, अच्छा अब देखो आपके पास है ना लिखा हुआ है e⁻x और इक्वल है 7/2 के। आपको x का आंसर चाहिए, x का आंसर लाने के लिए आपको e को कैंसिल आउट करना पड़ेगा किसी चीज से। तो हाँ, अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें। ठीक है, ln और e एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो x का आंसर ln ऑफ 7/2 आ जाएगा। असल में देखें लॉग जो होता है ना उसकी बेस में 10 होता है, 10 होता है 10। तो अब वो ना एक्सपोनेंशियल को कैंसिल नहीं करेगा। ln जो होता है ये नेचुरल लॉग कहलाता है। नेचुरल लॉग की जो मैंने बताया ना बेस जो होती है ना उसमें e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बिल्कुल, लॉग हाँ ln भी होता है उसमें, लॉग भी होता है, और आप हर किसी भी बेस में ln लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, उसके बगैर आंसर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 7⁻x इज इक्वल टू 4/5, तो आपको x का आंसर चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि आप दोनों तरफ log टू द बेस 7 कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करना है, log टू द बेस, तो log टू द बेस 7 7, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे x बचेगा, और दूसरी तरफ log द बेस 7 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे e⁻x था ना तो हमने ln कंसिडर किया, ln असल में log टू द बेस e है। log की प्रॉपर्टी ये है कि log की बेस और पावर, जो बड़ा ए है वो इसकी पावर है, जो छोटा है वो इसकी बेस है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं ना आपके पास आंसर 1 बन जाता है।
ये लॉग का रूल है। हाँ, इसी तरह लॉग की बेस में एक्सपोनेंशियल है और पावर भी एक्सपोनेंशियल है, तो आंसर 1। सही। इसी तरह ये देखें, लॉग की बेस में 7, पावर में भी 7, तो इस पूरे का आंसर 1 मिल जाएगा। नहीं नहीं, नोन है, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होता है। हाँ, ये भी एक फंक्शन है, ग्राफ है, उसको उस पर्टिकुलर ग्राफ को ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन होता है ना, ये ग्रोथ को शो करने के लिए। जैसे फजल भाई ने एक बिजनेस शुरू किया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो वो एक ग्रोथ है। लेकिन फजल भाई के ना दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की हो रही है, तो हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। वो मैं आपको वो वो ऑपोजिट था, एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट। ये देखो ऐसा, हाँ आ जाएगा वहाँ पे 180 85 पे वापस आ जाएगा। ऑन द गो था, तो जाना ही है ना, अभी लाएंगे नीचे। नहीं बोल, देखिए बोल बोलने के लिए ना आपने जिस तरह उसको 4 साल दे दिए, तो 4 हफ्ते नहीं कोई देगा। नहीं 40 साल में कहाँ है, आप मुझे बताओ ना, तो आपने क्या बात। एस कहते हैं, ये एस नहीं, ये डेल्टा है। इसका मतलब होता है, हाँ ये भी डेल्टा होता है, वो भी डेल्टा होता है। ये कहते हैं वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, एक डेल्टा ये वाला होता है, तो ये चेंज स्मॉल नहीं होता, ये नोटेबल या विजिबल चेंज होता है। ठीक है, सफिशिएंट चेंज होता है, ये नॉर्मल मैथ्स में यूज होता है। डिफरेंशिएशन की सारी कहानी ना स्मॉल चेंजेस पे डिपेंड करती है, उसके लिए फिर ये वाला हाँ फंक्शन यूज होगा। देखिए आप इसको फर्क को समझें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी ग्रेडियंट नहीं चेंज होगा ना, तो आप जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो आप एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट कहीं दूर ले लें। और इसमें अब आप देखें कि एक्स का चेंज कितना आ रहा है, अब देखें वाई का चेंज कितना आ रहा है, तो चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स आपका ग्रेडियंट बन जाता है। ये जीरो नहीं होगा, ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यही सूचना आ गई कर्व की फॉर्म में। अब कर्व में हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज होता है, तो अब आप इसको ना यूं करते हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके आप कहते हैं कि ऐसे आपको 2 पॉइंट्स यहाँ कंसिडर कर लिए, और वो पॉइंट्स इतने करीब होंगे कि उनका एक्स का चेंज भी बहुत कम होगा और उनका वाई का चेंज भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब टेक्निक वही यूज की है, 2 पॉइंट्स लेके डिफरेंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स, लेकिन ये 2 पॉइंट्स इतने करीब होंगे कि कर्व का वो पोर्शन स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको स्मॉल चेंजेस चाहिए, तो कर्व पे जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो स्मॉल चेंजेस से निकालते हैं, उसके लिए डेल्टा यूज होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। कर्व तो पहले से होता है, तो ग्रेडियंट नहीं निकलेगा, इस स्मॉल चेंज को कंसिडर किए बगैर कर्व का ग्रेडियंट नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, बाद में अभी असल में आपको ये सीखना है कि डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे होगी। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है ना, वो अभी आपसे इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, जितना कुछ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा भाई, ये हो गया। अब आपके पास इसके बाद में एक्सरसाइज है जिसमें आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन